साल 2024 बॉलीवुड के लिए एक काफी खराब साल रहा है। जिन मूवीज से हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करने में फेल रही। ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर 250 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी सिर्फ 212 करोड़ ही कलेक्ट कर पाई। बाकी सिंघम अगेन, बड़े मियां छोटे मियां, जिगरा, ये सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अपनी कॉस्ट रिकवर करने में भी नाकाम रही। साल 2023 में बॉलीवुड मूवीज का टोटल कलेक्शन 30% से डाउन था। वहीं अगर साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो पिक्चर कुछ और थी। रिसेंटली रिलीज हुई पुष्पा 2 द रूल हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन चुकी है, जबकि सारी लैंग्वेजेस की बात की जाए तो ये फिल्म 1500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। Within just 6 days of release, Pushpa 2 the Rule has already crossed the 1000 crore rupee mark। पुष्पा 2 की सक्सेस के बाद लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने लगे हैं और पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड चलते आ रहा है कि जब भी कोई नॉन हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती है तो पब्लिक बॉलीवुड की क्लास लगा देती है कि बॉलीवुड कभी भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री जैसा सिनेमा नहीं बना सकता। और बॉलीवुड के डाउनफॉल का रीजन है नेपोटिज्म, अच्छी स्टोरीज का ना होना, पब्लिक डिमांड को ना समझ पाना और सेम रिपीटेटिव स्टोरीज बनाना और साउथ और हॉलीवुड मूवीज का रीमेक करना। और साउदर्न सिनेमा की सक्सेस की रेसिपी है कि वो इंडियन कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके एक्टर्स और क्रू डाउन टू अर्थ और सिंपल लोग हैं। वो रियल इंडिया को दिखाते हैं और इंडिया के लोगों को जैसा सिनेमा देखना है वहाँ इसी तरीके का सिनेमा बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री ज्यादा सक्सेसफुल है। पुष्पा 2 की रिलीज के बाद भी सेम ऐसे ही पब्लिक रिव्यूज सामने आए जिसमें अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड का बाप, सबसे बड़ा स्टार, कुछ ऐसे टाइटल्स दिए गए। पुष्पा और केजीएफ जैसी जो एवरेज मसाला फिल्म्स हैं, क्या यही इंडियन सिनेमा का पीक है? और क्या साउथ इंडियन सिनेमा सच में इतना दूध का दूल्हा है कि यहाँ एक भी प्रॉब्लमेटिक या कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है? इन दोनों सवालों का जवाब है ना। जितने एलिगेशंस और क्वेश्चंस बॉलीवुड में मौजूद ढेरों प्रॉब्लम्स पर उठाए जाते हैं, रियलिटी में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स बॉलीवुड से भी कई गुना बड़ी हैं, जिनके ऊपर ना कोई कभी सवाल उठाए जाते और ना ही कोई एलिगेशन सामने आते हैं। उल्टा लोग खुद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इमेज को चमकाने में लगे रहते हैं। अब चाहे बात स्टार वर्शिप की हो या नेपोटिज्म, प्रॉब्लमेटिक आइटम सॉन्ग्स, रिपीटेटिव ब्रेनलेस एक्शन सीन्स, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जैसा लोग समझते हैं वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। अब आज की सिचुएशन पर आने से पहले हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब साउथ इंडिया की मसाला एंटरटेनर मूवीज हिंदी ऑडियंस में पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी। इन एक्शन मसाला मूवीज को उस वक्त इतना पसंद किया जाता था कि 2010 के आसपास बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म साउथ इंडियन मसाला एक्शन फिल्म का रीमेक हुआ करती थी और ये मूवीज काफी सक्सेसफुल भी हुई, जिसमें सिंघम, दबंग और राउडी राठौड़ जैसी मूवीज थी। लेकिन टाइम के साथ साथ मसाला एक्शन फिल्म का जॉनर थोड़ा फीका पड़ता गया और उसके बाद बॉलीवुड सोशल इश्यूज, कॉमेडी, ड्रामा और क्राइम थ्रिलर जैसे कंटेंट पे स्विच करने लगा। फिर बॉलीवुड में कुछ अच्छी स्टोरीज और आई, जैसे दंगल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, रुस्तम, रेड, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जॉली एलएलबी। और वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म्स को लेकर ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिला। शंकर एस राजामौली की डायरेक्शन और मलयालम फिल्म्स को छोड़ दिया जाए तो आज भी मैक्सिमम तमिल और तेलुगु फिल्म का फॉर्मेट वही मसाला एक्शन फिल्म जैसा ही है। सेम प्लॉट, स्टोरीज, इलॉजिकल फाइटिंग सीन्स, ओवर ड्रामेटिक थीम। सिर्फ अगर इन फिल्म्स के बारे में कुछ बदला है तो वो है बजट, जिससे फिल्म और बड़े स्केल पे बनाई जाने लगी और उसको प्रमोट किया जाने लगा। ए बुड्ढे, चल हफ्ता निकाल। तुम जानते भी हो किसके बाप से हफ्ता मांग रहे हो? इस पूरी सल्तनत का इकलौता राजकुमार है वो। 2 GB रैम पे फ्री फायर खेलने वाला है वो। विराट कोहली को बैटिंग सिखाने वाला है वो। हे शिनू, ये गाड़ी क्या तेरा बुढ़ाऊ बाप पार करके आएगा? और इस प्रोसेस में कुछ ऐसी मूवीज निकली जिनका म्यूजिक और स्केल लोगों को हुक कर गया और वो एक मैसिव हिट हो गई, जैसे केजीएफ, पुष्पा। कुछ लोगों को तो ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई, बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे इंडियन सिनेमा का बेस्ट वर्क कह रहे थे। लेकिन अगर इन मूवीज की स्टोरीज पर नजर मारी जाए तो उससे पता लगता है कि साउथ इंडिया के मूवी मेकर्स के पास नए जॉनर और थीम की कितनी कमी है। वही सेम प्लॉट पर 500-600 करोड़ के बजट के साथ मूवीज बन रही है। अब जैसे केजीएफ में रॉकी कोल माइंस में एक मजदूर के तौर पर काम कर रहा था, धीरे धीरे वो पावरफुल होने लगा। फर्स्ट पार्ट में वो कुछ लोकल माफिया से लड़ता है और फिर कुछ कोल माइंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। सेकेंड पार्ट में वो और बड़े माफिया और पॉलिटिशियन से लड़ता है और खुद सबसे बड़ा कोल माफिया बन जाता है। अब इसके थर्ड पार्ट को लेकर प्लॉट बताया जा रहा है कि रॉकी इस बार इंटरनेशनल माफिया से लड़ेगा। अब अगर इसी कहानी को पुष्पा से कंपेयर किया जाए तो एक मजदूर लाल चंदन की स्मगलिंग का हिस्सा बना, धीरे धीरे वो पावरफुल हुआ और फर्स्ट पार्ट के एंड तक वो भी माफिया बन गया। सेकंड पार्ट में वही बड़े माफिया और पॉलिटिशियन से लड़ाई, मतलब केजीएफ में कोल माइंस और पुष्पा में लाल चंदन, बस इतना ही फर्क है। लेकिन एक बिलो एवरेज स्टोरी लाइन होने के बाद भी इन मूवीज के सक्सेसफुल होने के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है स्टार सेंट्रिक फिल्म और दूसरा साउथ इंडिया के लोगों में मूवी स्टार्स के लिए क्रेजी
फैंडम कल्चर का होना। अब पुष्पा वीरप्पन की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो हाथियों के दांत बेचता था और रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन को इंटरनेशनल मार्केट में स्मगल करता था। अब रियलिटी में उसने कन्नड़ एक्टर को किडनैप करके करोड़ों रुपए की डिमांड की थी, एक पुलिस ऑफिसर का सर काट दिया था। बस मूवी में इसी स्टोरी को दिखाया गया है। अब अगर हम यहाँ बॉलीवुड वाला लॉजिक यूज करें तो ये एक क्रिमिनल की स्टोरी को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। एनिमल जो एक फैंटेसी बेस्ड मूवी थी, उसमें 1 या 2 सीन्स पर पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, लेकिन एक ऐसे फिल्म देश में सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है और कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। हर एक साउथ इंडियन मूवी में मेल लीड की इमेज को एक ही तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। ये लोग पब्लिक में उनकी स्टार इमेज को एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं और एक पूरी फिल्म को इनके स्टारडम के भरोसे बना दिया जाता है। इवन यहाँ हर एक मेल लीड को अलग अलग टैग्स दिए गए हैं, जैसे कि मेगा स्टार, वर्ल्ड स्टार, स्टाइलिश स्टार, पावरफुल स्टार, रेबल स्टार, मास महाराजा एंड यंग टाइगर्स। इन एक्टर्स के फैंस इन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इवन कुछ एक्टर्स के लिए तो मंदिर तक बनवा दिए गए हैं, लोग लिटरली उनकी वर्शिप करते हैं। फैंस का इनके लिए इतना सपोर्टिव होना इनकी एक बिलो एवरेज फिल्म को भी 400-500 करोड़ का बिजनेस इजीली करवा देता है। और फैंस का अपने एक्टर के पीछे पागल होना सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये एक्टर्स अपने पॉलिटिकल करियर में भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक की नजरों में ये उसी फिल्म की तरह एक आइडल है। पवन कल्याण और थालापति विजय ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी और फैन बेस के दम पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टार्ट ली है। पवन कल्याण जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जनसेना के दम पे पहले ही इलेक्शन के बाद आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम बन गए और वो बीजेपी लेड एनडीए में एक की सपोर्टर बन चुके हैं। यही सेम पिक्चर विजय के साथ भी रिपीट होते हुए दिखाई देती है, जिन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एंट्री ली। उनकी पहली पॉलिटिकल रैली में 4 लाख से ज्यादा लोग आए थे। अब ये केवल विजय और पवन कल्याण की बात नहीं है, बल्कि साउथ का हर एक पॉपुलर एक्टर एक बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। अब जहां की जनता अपने फेवरेट एक्टर को इस हद तक जाके सपोर्ट करेगी, वो नई स्टोरीज और प्लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? अब साउथ इंडियन एक्टर्स के लिए लोगों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग फैन कल्चर कैसे बना? ये कहानी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और प्रॉब्लमेटिक और कंट्रोवर्शियल चीज सामने लेके आती है, जो है नेपोटिज्म। अभी तक तो हम ये सुनते आए हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड के अंदर है, इस इंडस्ट्री में कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है और अगर कोई आउटसाइडर आता है तो उसे एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। लेकिन असली नेपोटिज्म साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको लेकर एक्टर गुलशन देवा ने भी कहा था कि एक आउटसाइडर एक्टर के लिए साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हिंदी फिल्म्स कई गुना ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं। और ये स्टेटमेंट तब और एक्यूरेट लगता है जब साउथ इंडिया फिल्म स्टार की फैमिली पर एक नजर पड़ती है। इस फोटो में अल्लू अर्जुन और रामचरण की पूरी फैमिली है, जिसमें 9 लोग ऐसे हैं जो तेलुगु सिनेमा में मेल लीड एक्टर्स हैं। चिरंजीवी से लेकर पवन कल्याण, रामचरण, अल्लू अर्जुन, उनके भाई पवन कल्याण के दोनों बेटे, ये सब एक्टर्स हैं। अल्लू अर्जुन के फादर भी खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और अब सेकंड फोटो है नागा अर्जुन की फैमिली की, जहां उनके बेटे वेंकटेश और राणा दगुबत्ती जैसे एक्टर्स हैं। थर्ड फोटो है एनटीआर जूनियर की फैमिली से, जहां एनआरटी जो कि एनटीआर जूनियर के दादा हैं और बालकृष्ण जैसे एक्टर्स आते हैं। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया के सबसे महंगे स्टार प्रभास, उनके फादर उपल्लभी सूर्य नारायण भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। महेश बाबू के फादर शिवरामा कृष्णा राव फिल्म इंडस्ट्री में मेन एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे थे। और महेश बाबू के भाई रमेश बाबू वो खुद एक प्रोड्यूसर हैं। और थालापति विजय, जिन्होंने अपनी लास्ट फिल्म के लिए 275 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी थी, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपने फादर ऐसे चंद्रशेखर के साथ की थी। अब इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद कौन कह सकता है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म होता है और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर नहीं? ऑफ कोर्स नेपोटिज्म से भी टैलेंटेड एक्टर्स इंडस्ट्री में आ सकते हैं, जैसे बॉलीवुड में रणबीर कपूर, और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी ये केस सेम है। लेकिन जिस तरीके का आर्गुमेंट बॉलीवुड के लिए यूज किया जाता है कि नेपोटिज्म की वजह से न्यू कमर को चांस नहीं मिलता, वो चीज साउथ इंडियन इंडस्ट्री में और ज्यादा स्ट्रांग है। वहां आउटसाइडर का स्कोप और भी ज्यादा कम है। स्टार कल्चर और नेपोटिज्म के बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेल डोमिनेंस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यानी अक्सर वुमेन को फिल्म्स में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। और अगर कोई फीमेल लीड रोल में भी होती है तो उसका कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमर और डांस तक लिमिटेड होता है, और डांस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ चीप मूव्स तक। 90% मूवीज में फीमेल्स को डम और स्टूपिड कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। उन्हें स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाने के बजाय साइडलाइन कर दिया जाता है। सत्यबाबू, ये फिर सामने वाली आइटम पे ए हल्का टाइटन किसको बोला बे? भाभी है तेरी, समझा? ओह सॉरी बाबू। ए शीला, मेरे बच्चों की माँ बनेगी क्या? रानी बना के रखूंगा। सत्यबाबू, अब एक मिसोजिनिस्टिक आइटम सॉन्ग तो बनता है ना? ए शीनू, तू कहीं वही वोमेनाइजर गाने की तो बात नहीं कर रहा है अभी वे? अभी अगर रिसेंट के कुछ बड़े एग्जांपल्स लें तो केजीएफ में फीमेल लीड का कोई सीन या डायलॉग याद है, या फिर काल्की में दिशा पटानी का कोई रोल, RRR में आलिया भट्ट का कोई रोल। एक्चुअल में अगर सॉन्ग्स हटा दिए जाएं तो फीमेल लीड को पूरी 5 मिनट का भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जब डांसिंग स्किल दिखाने की बात आएगी तो 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे आइटम सॉन्ग तैयार किए जाएंगे
ताकि मूवी को प्रमोट किया जा सके, जहां पे एक्ट्रेसेस को सिडक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। एक्ट्रेसेस को कभी कोई मीनिंगफुल रोल नहीं दिए जाते क्योंकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ वो रोल दिए जाएंगे और उसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा जिससे कि ऑडियंस को थिएटर्स में अट्रैक्ट किया जा सके। मूवी मेकर्स लीड एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस देकर आइटम सॉन्ग्स करवाते हैं और मेल लीड को एक स्टीरियोटाइप कैटेगरी का रोल दे दिया जाता है, जहां वुमेन के साथ होने वाली क्रीपीनेस को बहुत नॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है। अब नैरेटिव ये सेट किया गया है कि साउथ इंडियन फिल्म्स इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन ये किस रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है? अब जब कल्चर और लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो फिर साउथ इंडियन फिल्म्स में फीमेल लीड के लिए फेयर स्किन होना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यहाँ फेयर स्किन फीमेल एक्टर को ही फिल्म लीड दिया जाता है, फिर चाहे उनके लिए तमन्ना भाटिया, राकुल प्रीत सिंह और राशि खन्ना जैसी नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेसेस को ही काम देना पड़े। इवन वो फॉरेन एक्ट्रेसेस को भी कास्ट कर लेते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद इसी इशू को लेकर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश ने क्वेश्चन किया था कि चेन्नई में रहने वाली ब्राह्मण लड़की का रोल प्ले करने के लिए हमें एक फॉरेनर को कास्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर इन एलिगेशंस पर कोई फिल्म मेकर ये कहता है कि ये आइटम सॉन्ग से लेकर फीमेल लीड तक सब कुछ पब्लिक डिमांड पे किया जाता है, तो फिर ये आर्गुमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है कि ये इंडस्ट्री इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। बल्कि सच ये है कि मेजॉरिटी ऑडियंस की जो डिमांड है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उसी को रिप्रेजेंट करती है। 2021 में हुई एक रिपोर्ट बताती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में विमेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नंबर है 16%, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विमेन एचओडी का नंबर सिर्फ 1% था। तो यहाँ मेल डोमिनेंस तो एक बहुत बड़े स्केल पे है और विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जीरो। अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है मलयालम सिनेमा, जिन्होंने स्टोरी से लेकर कंटेंट, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी लेवल पर एक से बढ़कर एक मूवीज दी हैं। लेकिन मसाला मूवीज की हाइप के चलते और इन मूवीज में लो बजट होने के कारण इन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। एक तरफ मलयालम सिनेमा 20-30 करोड़ के बजट में मंजूमल बॉयज, प्रेमम, कुंबलंगी नाइट्स, दृश्यम, बैंगलोर डेज जैसी मूवीज बना देता है, और दूसरी तरफ पुष्पा और सालार जैसी ओवर हाइप्ड मसाला फिल्म्स के लिए प्रभास, विजय, अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स 150, 200 और 300 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 600 करोड़ के बजट में बनी पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ की फीस चार्ज की थी, जबकि फाहिद फाजिल को 8 करोड़ और रश्मिका मंडाना को 10 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कि इन दोनों की ही फीस अल्लू अर्जुन की फीस के 6% के बराबर है। ये सभी प्रॉब्लम्स बॉलीवुड के अंदर भी है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड को काफी अननेसेसरीली टारगेट किया जाने लगा है। बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज के अंदर वही रिपीटेटिव और खराब कंटेंट होता है, लेकिन बॉलीवुड कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए भी दिखाई दे जाता है। वैसे रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड में भी एक्सपेरिमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, बट साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स और भी बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करती हैं। बस इनकी पीआर बहुत स्मार्टली की जाती है, तो लोगों के सामने वो प्रॉब्लम्स कभी हाईलाइट होके आई ही नहीं। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।